जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हाल चाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया वीडियो लेके। तो आज का वीडियो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल्स में जो हमारे एमसीक्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर होने वाला है। आज हम बेसिक रेडियोलॉजी जो होती हैं, बेसिक एक्सरेज हो गए उसमें, उसके ऊपर हम लेक्चर्स लेने वाले हैं। आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो बेसिक जो नॉलेज है हमारी उसी के ऊपर है, जिसमें प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन है वो और बाकी जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हो जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करनी हो तो उन्हें हमारा चैनल जो है वो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस है उनको देख सके और उनसे तैयारी कर सके। और जो हमारे वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन है उसमें दी हुई है, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमें नीचे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरी तरीके से अच्छे से हमने पढ़ा है, तो आप जिसने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर जाके देख लीजिए। रेडिएशन व्हाट इज रेडिएशन का जो लेक्चर है, जो हमारा सेकंड नंबर का जो लेक्चर है, आप वो अच्छे से जाके पढ़ लीजिए। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर रेडिएशन क्या होती है उस चीज के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज दिया हुआ है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो कौन कौन सी होती है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है हमें ये देखना है। तो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं हमारे। पहला है एक्सरे, दूसरा है गामा रे, तीसरा है न्यूट्रॉन्स और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी होती है, तो आप ये जाके पहले वीडियो देख लीजिए, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर रेडिएशन जो पूरी है उसको अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि रेडिएशन क्या होती है। जो हमारी एक्सरेज है, जो गामा रेज है और जो न्यूट्रॉन है, ये तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ये तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी वो ऑल ऑफ द अबव जो हमारा सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरेज आर विजिबल टू द ह्यूमन आईज एंड कैन बी सीन हियर्ड और स्मेल। हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो एक्सरेज होती हैं वो ह्यूमन आई जो हम देखते हैं, हम जो भी इंसान सारे हैं जो भी देख सकता है उसकी आंखों से देख सकते हैं एक्सरेज को, उसको सुन सकते हैं और उसको स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें ये दिया हुआ है कि क्या हम ये क्या नहीं पूछ रहा है, ये हमें बोल रहा है कि ये होता है। अब हमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। तो क्या हम एक्सरेज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर स्मेल ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सरे को ना हम देख सकते हैं, ना स्मेल ले सकते हैं, ना सुन सकते हैं। एक्सरे के होने का हमारे जो सेंस है उससे कोई आभास नहीं होता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स उसमें काम नहीं करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर फॉल्स, वो यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक्सरेज आर क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन। एक्सरे को कौन से टाइप की रेडिएशन में क्लासिफाइड किया हुआ है, मतलब कि जो रेडिएशन को क्लासिफाई किया हुआ है, रेडिएशन को अलग अलग टाइप्स में बांटा हुआ है। रेडिएशन दो टाइप की होती हैं, ठीक है। इन दोनों टाइप, पहला होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो जो एक्सरे है उसको कौन से वाले टाइप में उसको लिया गया है, आयोनाइजिंग रेडिएशन में लिया हुआ है या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में लिया हुआ है। जो हमारे पास ऑप्शन से हम पहले वो देखते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पहला ऑप्शन हमारा, दूसरा ऑप्शन है आयोनाइजिंग रेडिएशन, तीसरा है मैग्नेटिक और चौथा है अल्ट्रावायलेट। देखिए अल्ट्रावायलेट सबसे पहले तो हमारी एक रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट खुद एक रेडिएशन है, तो इसको इसमें नहीं बांट सकते।
तो ये हमारा क्रॉस हो जाता है। मैग्नेटिक कोई रेडिएशन नहीं होती है, मैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती है, मैग्नेट जो चिपकती है, चुंबक जो होती है, उसको बोला जाता है। तो ये कोई रेडिएशन या फिर कोई भी टाइप नहीं है रेडिएशन का। हमारे पास दो टाइप होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब देखते हैं, देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है, पर यहाँ वापस से मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ दोनों के डेफिनेशंस को। और जिसको इसके बारे में डिटेल लेक्चर जो चाहिए उसके लिए जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, वो जाके आप पढ़ लीजिए। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो होती है जिसमें आयोनाइजेशन नहीं होता है। जो रेडिएशन होती है वो अगर वो ट्रेवल करती हैं, वो किसी भी मैटर से अगर ट्रेवल कर रही है और वहाँ आयोनाइजेशन नहीं कर रही है, वो सीधा उसका काम कर रही है। जैसे कि कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि वो चलते फिरते किसी को भी बात करना है, किसी को भी छेड़ना है, ये काम करना है, तो वो होती है हमारी आयोनाइजिंग रेडिएशन। मतलब कि वो चलते फिरते किसी को छेड़ रहे हैं, वहाँ आयोनाइजेशन कर रही है। और कुछ लोग होते हैं जो अपना काम से काम रखते हैं, उनको जाना है सीधे जाते हैं, आना है सीधे आते हैं, वो होती है हमारी नॉन आयोनाइजिंग, मतलब कि वो आयोनाइजेशन नहीं करती हैं। तो यही एग्जांपल ले लीजिए, जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो क्या करती हैं, आयोनाइजेशन नहीं करती हैं, वहां पर कोई भी आयंस नहीं बनाती हैं, वहां पर कोई रिएक्शन नहीं करती है, वो बस सीधी निकल जाती है मैटर से होके। और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, आयोनाइजेशन वहां करती है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें आयोनाइजेशन पैदा करती हैं, इसी वजह से उसको आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरे है ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ सही हो जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन कैसे हो गई, देखिए एक्सरे का सभी को पता है। एक्सरे क्या करती है, जब भी बॉडी से निकलती है, हम एक्सरे करते हैं हमारी बॉडी का, तो हमारी बॉडी से जब भी निकलती है, जब पेशेंट की बॉडी से निकल रही है, तो वहां पर कहीं कहीं पर आपने देखा होगा फिल्मों में कि ग्रे इमेज आ रही है, कहीं पे व्हाइट इमेज आती है और कहीं पे ब्लैक इमेज आती है। तो जहां पर बिल्कुल भी आयोनाइजेशन नहीं होता है, वो कहीं से भी नहीं निकलती है, अगर एयर से आ रही है तो वहां पर ब्लैक कलर की जो हमारी इमेज है वो बनती है। जो हमारे टिश्यू है उसमें कुछ अमाउंट में जो हमारी एक्सरेज है वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होना मतलब कि आयोनाइजेशन वहां कर रही है, वहां पर वो रुक गई है, तो वो वहां पर ग्रे इमेज बनाती है। और जो बोन्स होती है वो हमें व्हाइट कलर में दिखती है, क्योंकि वहां से बिल्कुल भी रेडिएशन पार नहीं हो सकती, तो वहां पर एब्जॉर्ब हो गई सारी रेडिएशन। तो वहां पर जो बोन है वहां पर भी वो आयोनाइजेशन कर रही है, इसलिए वहां रुकी है। ठीक है, तो जो आयोनाइजेशन है वो एक्सरेज करती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा हाउ डज एक्सरे अफेक्ट लिविंग टिश्यू, एक्सरे किस तरीके से लिविंग टिश्यू को अफेक्ट करता है। एक्सरे किस तरीके से लिविंग टिश्यू को अफेक्ट करता है, जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इट कॉजेज डैमेज टू सेल्स एंड टिश्यू, ये सेल्स और टिश्यू जो हैं उनको डैमेज करता है। दूसरा है हमारा इट कॉजेज म्यूटेशन इन डीएनए, ये डीएनए में म्यूटेशन पैदा करता है। तीसरा हमारा है नो इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू को बिल्कुल कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, ये एक्सरे लिविंग टिश्यू को कोई अफेक्ट नहीं करता है, मतलब कि इससे कोई हमें खतरा नहीं है। और चौथा है हमारा बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों आंसर हमारे सही हैं। तो देखिए जो लिविंग टिश्यू होते हैं, लिविंग टिश्यू कौन से होते हैं, जो जिंदा टिश्यू हैं, जो हमारे अंदर टिश्यूज होते हैं वो, ठीक है, जो जिंदा इंसान है उसके जो टिश्यू है उसको अफेक्ट करता है। पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है जो सेल्स होती हैं और जो टिश्यू होते हैं उनको डैमेज कर देता है, वो सेल और टिश्यू को वहां पे डैमेज कर दिया, उसने खराब कर दिया। ठीक है, दूसरा है हमारा म्यूटेशन करता है डीएनए में, बिल्कुल डीएनए में म्यूटेशन करता है और सेल्स और टिश्यू को भी डैमेज करता है। ये दोनों ही काम हमारा जो एक्सरे है वो करता है। तो तीसरा हमारा ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यू, ये तो कतई नहीं हो सकता, सभी को पता है रेडिएशन हजार्ड, सभी को पता होगा जो भी आप पढ़ रहे हैं कि रेडिएशन से हमें दिक्कत होती है, उससे कोई अफेक्ट ना हो लिविंग टिश्यू पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सेल्स को तो डैमेज कर ही रहा है, टिश्यू को भी डैमेज कर ही रहा है और डीएनए में म्यूटेशन भी कर रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर वो यहाँ पर सही हो जाता है, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरे बीम कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेंस ऑर्गन, एक्सरे बीम जो है उसको हम हमारे कौन से सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ लिया है।
ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। तो हम हमारे कौन से सेंस ऑर्गन, जो कौन बॉडी में ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है जिससे हम एक्सरे को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा है हैंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा ईयर, ईयर मतलब कान, हैंड मतलब हाथ, तीसरा है हमारा आईज आंखें, और चौथा है कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स। और चौथा बोल रहा है कि एक्सरेज जो हैं वो कभी भी ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स ये बताए हुए हैं या फिर कोई भी ऑर्गन हो गया हमारी बॉडी का, उससे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी एक्सरे में काम कर चुके होंगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं एक्सरे में काम कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि एक्सरे को कभी भी हम देख, सुन या महसूस करना या कुछ भी नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो क्लियर हो जाता है, कैन नॉट बी सीन बाय आईज, कैन नॉट बी हियर्ड बाय ईयर, कैन नॉट बी फील बाय आवर हैंड। यहाँ पर हम बिल्कुल भी उसको सेंस नहीं कर सकते, बिल्कुल हमारे हाथ पे उसका कोई एहसास नहीं होता है, हम कान से उसे सुन नहीं पाते, आंखों से हम देख नहीं पाते, मतलब कि वो बिल्कुल हमारे सेंस ऑर्गन जो है उससे अनडिटेक्टेबल है, उससे डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डैश देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो हमारी एक्सरे की वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से है। अब यहाँ पर हमें डैश दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो वेवलेंथ होती है एक्सरे की वो कैसी होती हैं विजिबल लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं शॉर्टर, दूसरा दिया हुआ है हमें लॉन्गर, तीसरा दिया हुआ है सिमिलर टू विजिबल लाइट, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है। देखिए शॉर्टर क्या छोटी होती है, लॉन्गर लंबी होती है, मतलब कि जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग होती है या फिर शॉर्ट होती है, या फिर तीसरा हो गया विजिबल लाइट के समान ही होती है उसकी वेवलेंथ, और चौथा हो गया इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ कंफ्यूजन ये आता है कि देखो विजिबल लाइट से सिमिलर है, विजिबल लाइट से सिमिलर कुछ तो होता है हमारे एक्सरेज में, कुछ तो सिमिलर होता है। तो बहुत सारे को क्या होता है, जो भी आप लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ विजिबल लाइट से सेम ही होती है, सिमिलर होती है बिल्कुल वेवलेंथ, पर वेवलेंथ वहां सिमिलर नहीं होती है, वहां पर उसकी स्पीड सिमिलर होती है ना कि वेवलेंथ। एक्सरे की और विजिबल लाइट की स्पीड सेम होती है, वेवलेंथ नहीं होती है। ठीक है, वेवलेंथ दोनों की अलग होती हैं। तो जो एक्सरे हैं उसकी वेवलेंथ हमेशा छोटी होती है और विजिबल लाइट की लंबी होती हैं। तो जो शॉर्टर है वो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। हमेशा जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो छोटी होती है और जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरे कैन पेनेट्रेट थ्रू विच टाइप ऑफ मटेरियल। एक्सरे पेनेट्रेट होता है कौन से टाइप के मटेरियल से। एक्सरे आर पार हो सकता है, पर कौन से टाइप के मटेरियल से आर पार हो सकता है। सभी टाइप के मटेरियल से नहीं हो सकता, कुछ कुछ टाइप के मटेरियल से वो पार हो जाता है और कुछ कुछ मटेरियल से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है सॉफ्ट टिश्यू, दूसरा है बोन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमें देखना है, सॉफ्ट टिश्यू और बोन। क्या बोन से हमारी एक्सरेज पार होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। सॉफ्ट टिश्यू से बिल्कुल हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन ए सॉफ्ट टिश्यू से हमारी एक्सरे जो है पेनिट्रेट कर सकती है, पर बोन से नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे सॉफ्ट टिश्यू है उससे पार हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। What type of rays are used to visualize bones? कौन सी टाइप की रेज जो है उसको यूज किया जाता है बोन को विजुअलाइज करने के लिए, मतलब कि बोन को देखने के लिए। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। पहला है अल्ट्रावायलेट रे, दूसरा रेडियो वेव्स, तीसरा है बीटा रे और चौथा है एक्सरे। एक्सरे है, यहाँ पे डबल रे आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है हमें हम कौन सी रेज को यूज करते हैं बोन को देखने के लिए। बोन को देखने के लिए हम कौन सी रेस यूज करते हैं, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला आंसर है यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ये यहाँ पर कॉमन सेंस वाला आंसर है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे।
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरे कैरी एन पॉजिटिव चार्ज विथ देम। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया हमें वापिस से। ये एक स्टेटमेंट है कि एक्सरे पॉजिटिव चार्ज को रखता है अपने साथ, कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस चार्ज को यहाँ पर वो कैरी करता है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रू और दूसरा है फॉल्स। अब दोनों में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो एक्सरे कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है, ना पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है ना नेगेटिव चार्ज कैरी करता है जो हमारा एक्सरे है वो। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता है, यहाँ फॉल्स आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरे फोटॉन्स कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज ऑन इट। ये क्वेश्चन वापिस से घूम फिर के वही आ गया है। एक्सरे फोटॉन्स कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज ऑन इट, मतलब कि जो एक्सरे हैं वो इन चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा चार्ज कैरी करता है। पहला ऑप्शन हमारा पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन हमारा नेगेटिव, तीसरा है न्यूट्रल और चौथा है बोथ एंड बी। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो गया और ऑप्शन भी चेंज हो गया, पर हमारा आंसर कभी चेंज नहीं हो सकता। हमारा आंसर चेंज नहीं होगा यहाँ पर चाहे क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों चेंज हो गए। एक्सरे कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है, एक्सरे कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है। तो यहाँ पर जो कोई भी चार्ज नहीं मतलब कि पॉजिटिव ना, नेगेटिव भी नहीं, न्यूट्रल हाँ बिल्कुल न्यूट्रल मतलब कि बिना किसी चार्ज के, न्यूट्रल बिना किसी चार्ज के। ठीक है, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एन रेडियोलॉजिस्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक लेवल का है, ये कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने कुछ रील्स वगैरह देखी थी, उसमें बोलते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट एक्सरेस करते हैं। ठीक है, एक्सरे फिल्म निकालते हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो ये गलत है। रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं, ये काम रेडियोग्राफर का होता है। एक्सरे निकालना वगैरह रेडियोग्राफर करते हैं, हम लोग करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट ये काम नहीं करता है, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो जो रील्स पे जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। रील्स गलत बता रही है कि क्या तुम भी ये करते हो, क्या ये वो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट ये काम नहीं करता है, वो एक्सरेज नहीं निकालता है या फिर सीटी हमारा स्कैन नहीं करता है। ठीक है, वो रेडियोग्राफर करता है हमेशा, वो हम लोग करते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। टू मेंटेन फिल्म स्टॉक को मेंटेन करता है क्या? दूसरा है टू परफॉर्म एक्सरे एग्जामिनेशन, क्या एक्सरेज करता है, एक्सरे एग्जामिनेशन जो होती है वो करता है। तीसरा होता है टू इंटरप्रेट द एक्सरे इमेजेस, एक्सरे इमेजेस को देखता है और उनके बारे में डायग्नोस करता है कि उसको पेशेंट को क्या हुआ है, क्या वो करता है। या जो होता है हमारा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव मतलब कि क्या ये सारे काम रेडियोलॉजिस्ट करता है? तो देखिए सारे काम रेडियोलॉजिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी गलत है। रेडियोलॉजिस्ट सारे काम नहीं करता है। देखिए फिल्म का स्टॉक मेंटेन करना, नहीं, ये भी बिल्कुल भी नहीं, ये स्टोर वालों का काम होता है फिल्म का स्टॉक मेंटेन करने का, तो ये रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर दोनों ही नहीं करते हैं। दूसरा हो गया हमारा टू परफॉर्म एक्सरे एग्जामिनेशन, एक्सरे एग्जामिनेशन रेडियोग्राफर करता है ना कि रेडियोलॉजिस्ट करता है। गलतफहमी दूर करना, और जो रील्स वाले हैं उनकी भी गलतफहमी दूर करो कि रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन करता है, नहीं, ये रेडियोग्राफर करता है। तीसरा हो गया हमारा इंटरप्रेट द एक्सरे इमेजेस, बिल्कुल हाँ। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, टू इंटरप्रेट द एक्सरे एग्जामिनेशन। इंटरप्रेट मतलब कि वो एक्सरे एग्जामिनेशन है उसको अच्छे से देखता है और उसके बारे में रिपोर्ट करता है, उसके बारे में बताता है कि जो पेशेंट है उसको क्या बीमारी है, तो वो इंटरप्रेट करता है एक्सरे इमेजेस को, एक्सरे इमेजेस को अच्छे से देखता है और उसके बारे में रिपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ आर एक्सरेज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। देखिए यहाँ पे डेंटिस्ट्री की बात आ गई है, डेंटल एक्सरेज की बात आ गई। डेंटिस्ट्री में जो एक्सरे हैं वो किस तरीके से यूज की जाती हैं, जो एक्सरे एग्जामिनेशन जो होती है हमारी उसको किस तरीके से यूज की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। पहला है टू डिटेक्ट कैविटीज, कैविटीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। टू चेक एनी टीथ रिलेटेड डिसऑर्डर,
किसी भी टीथ रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं, जो दांत से संबंधित जितने भी बीमारियां होती हैं, क्या उनको चेक करने के लिए किया जाता है। तीसरा है टू चेक फिल्म क्वालिटी, क्या फिल्म की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। और चौथा है हमारा बोथ ए एंड बी, पहला और दूसरा दोनों आंसर सही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो देखिए, टू डिटेक्ट कैविटीज, डेंटिस्ट्री है, डेंटिस्ट्री में जो हमारी टूथ कैविटीज होती हैं, डेंटिस्ट्री है मतलब कि डेंटल क्या हो गया, डेंटिस्ट्री में जो हमारी टूथ की कैविटीज होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, तो हाँ बिल्कुल वहां करते हैं, ये आंसर हमारा सही है। टू चेक एनी टीथ रिलेटेड डिसऑर्डर, अब डेंटिस्ट्री है तो वहां पर टीथ से रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं उनको चेक करना है, हाँ बिल्कुल करना है। तो वहां पर एक्सरेज यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सरेज यूज होती है वहां पे, तो ये आंसर भी हमारा सही होगा। टू चेक फिल्म क्वालिटी, फिल्म की क्वालिटी को चेक करते नहीं, फिल्म की क्वालिटी को क्यों चेक करेगा, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। बोथ ए एंड बी, हाँ दोनों ए और बी दोनों देखिए हमारे सही आंसर है ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाता है, बोथ ए एंड बी। वहां पर जो हमारी कैविटीज होती हैं दांतों की उसको, और जो दांत से संबंधित जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं उसको, दोनों को चेक किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सरेज यूज्ड फॉर, एक्सरेज क्यों यूज किया जाता है। अब डेंटिस्ट्री में क्यों यूज किया जाता है वो तो हमें पता लग गया, पर एक्सरे यहाँ पे यूज क्यों किया जाता है, एक्सरे ही क्यों यूज किया जाता है, वो भी मेडिकल फील्ड में बोल रहे हैं कि एक्सरे क्यों यूज किया जाता है। ऑप्शन हमारे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टू डायग्नोस मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए, मतलब कि उनके बारे में पता लगाने के लिए। दूसरा हो गया टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तीसरा हो गया हमारा बोथ ए एंड बी, क्या दोनों, पहला और दूसरा दोनों आंसर सही है। और चौथा हो गया हमारा नॉन ऑफ द अबव, उनमें से कोई भी नहीं। पहला ऑप्शन हमारा देखिए टू डायग्नोस मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए, बिल्कुल हाँ, किसी का हाथ टूट गया बिल्कुल एक्सरे करवा लो, किसी को कोई और कंडीशन है, किसी को पेट में गैस बनी है बिल्कुल एक्सरे करवा लो एब्डोमेन का, किसी को न्यूमोथोरेक्स है बिल्कुल एक्सरे करवा लो चेस्ट एक्सरे। तो किसी भी मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए तो हमारा एक्सरे यूज हो रहा है, तो बिल्कुल ये सही आंसर है। टू ट्रीट कैंसर, बिल्कुल सही आंसर है ये भी। एक्सरे का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, जो रेडियोथेरेपी दी जाती है उसमें एक्सरेज यूज की जाती हैं, वहां पर एक्सरेज यूज होती हैं, ठीक है। जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वहां पर रेडियोथेरेपी में। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है कि कीमोथेरेपी में भी क्या एक्सरेज यूज होती हैं या फिर कोई रेडिएशन यूज होती है, तो ये गलत जवाब है, कोई यूज नहीं होती है, कीमोथेरेपी का कोई यूज नहीं होता है। कीमोथेरेपी में किसी भी पेशेंट को दवाई दी जाती है आईवी से, उसको वहां पर दवाई दी जाती है, वहां पर उसको दवाई देते हैं कीमोथेरेपी में, ना कि वहां पर कोई रेडिएशन देते हैं। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन देते हैं, कीमोथेरेपी में ड्रग देते हैं। एक ड्रग होता है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, वो ड्रग देते हैं, ना कि हमारी जो रेडिएशन है वो रेडिएशन रेडियोथेरेपी में दी जाती है, कीमोथेरेपी में नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, पहले भी बच्चों ने मुझे पूछा है कि कीमोथेरेपी में भी वहां रेडिएशन यूज होती है, नहीं होती है, कीमोथेरेपी में कोई रेडिएशन यूज नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई आपको ये बता रहा है तो गलत बता रहा है, जो रेडिएशन है वो केवल रेडियोथेरेपी में यूज होती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी, बिल्कुल दोनों सही है। नॉन ऑफ द अबव नहीं, नॉन ऑफ द अबव मतलब कि ऊपर वाले कोई भी नहीं, नहीं ये ऐसा नहीं है, हमारे जो दोनों ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एक्सरे बीम इन वैक्यूम, एक्सरे की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, पहले लेक्चर में मैंने पूछ चुका हूं, पर अभी मैं इसका आंसर दे दूंगा। तो जो एक्सरे की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक हिंट दे देता हूँ, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ऑप्शन हमारा पहला है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.4 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, 2.7 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं।
इनमें से हमें सही करेक्ट आंसर बताना है। तो मीटर पर सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड में इतना मीटर वो ट्रेवल कर सकती हैं, ये हमारी यूनिट हो गई। अब हमारी लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी लाइट की स्पीड होती है। तो ये हमारा आंसर बी है, वो सही हो जाता है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़नी थी आपको, जिसने नहीं पढ़ी, जिसको इसका आंसर नहीं पता था, उसको प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत है। जाकर वो प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ लें। वहां पर 20+ प्रॉपर्टीज जितनी भी मैंने दी हुई है, 20 to 25 जितनी भी हैं, वो जाके सारी पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज? एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टीज से उठ के आया है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा 3 × 10⁸ हर्ट्ज टू 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। सी है हमारा 3 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत है। अगर प्रॉपर्टीज जिसने पढ़ी है उसको आंसर यहाँ पता होगा, जिसने नहीं पढ़ी है उसे मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻19 हर्ट्ज, ये होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये आपको मैं बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी देखिए, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से कोई भी रे पास हो रही है। देखिए ये रे जो जा रही है कि यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, ये हो गई। अब इस जगह से जो रेस पास हो रही हैं इसको मैंने बता दिया कि 1 मिनट टाइम है आपके पास, 1 मिनट है, इसको 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट में यहाँ से कितनी रेस पास हो रही हैं, यहाँ से कितनी रे पास हो रही हैं, वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। एक सिंगल पॉइंट से एक यूनिट टाइम में कितनी रे पास हो रही हैं वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है वो है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। ठीक है, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज? वेवलेंथ क्या होती है एक्सरेज की? तो ये भी मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ वेवलेंथ क्या होती है। देखिए ये वेव है, ये वेव है। ठीक है, ये तो चलो मेरे से ऊपर नीचे बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वेव है उसके एजेस जो है वो ये होते हैं। ये एज हो गया एक ये हो गया इधर, ये एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इस तरीके से एजेस होते हैं। ठीक है, एजेस होते हैं। अब यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होती है इतनी, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा अगर इसको ऊपर ले लें, ये जो यहाँ तक की दूरी है इसको वेवलेंथ बोला जाता है। एक वेव की कितनी लेंथ है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव हो गई। ठीक है, ये देखो कोई भी वेव है वो यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, ये एक वेव हो गई, ये इतनी एक वेव हो गई, ये एक वेव है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी, वो यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ है ये इसको नापते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है हमारी, ये यहाँ पर कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेवलेंथ कम हो गई, मतलब कि ये यहाँ पर वेवलेंथ कम है। यहाँ पे जो वेव है वो दोनों पास में आ गई, इसकी लेंथ कम हो गई, तो यहाँ पर जो वेव है वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से ये पूरी एक वेवलेंथ हो गई ना। अब यहाँ से जब दूसरी स्टार्ट हो रही तो पहली से दूसरी तक की जो लेंथ होगी वो हमको बतानी है कि वेवलेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो एक वेव से दूसरी वेव तक की जो लेंथ होती है वो होती है वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो हमारे जो प्रॉपर्टीज है उसमें पहले भी बता चुका हूं। मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, पहले अच्छे से पढ़ लेना, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। तो जो नंबर 1 ऑप्शन हमारा वो है 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रॉम, और ये सही आंसर है हमारा। जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है वो 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर कहीं और कुछ लिखा हुआ है तो हो सकता है वो सही हो, बट
जो हमारे जो बुक चल रही है एसके भार्गव में 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। गूगल पे सभी अपने अपने हिसाब से अलग लिखते हैं, पर जो हमें लिखना है, जो एसके भार्गव में लिखा हुआ है, किसी बुक में लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर अपन ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, पर जो गूगल पे है उसके ऊपर नहीं। गूगल पे हर इंसान अलग अलग लिख सकता है, मैं भी लिख सकता हूँ वहां पे कुछ और, तो वो हमें नहीं मानना, हमें बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम ही होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन कुछ चेंजेस हो जाता है ऑप्शन में, तो वहां पर हम देख सकते थे कि ठीक है वहां कुछ और 0.1 से 0.10 एंगस्ट्रॉम अगर दे देता तो हमें यहाँ पर वही लगाना पड़ता, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। पर जब हमारे पास ये ऑप्शन है तो ये ही सही करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरे हैव ए लो पेनिट्रेशन पावर। एक्सरे में पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो कम होती है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। ऑप्शन है हमारे ट्रू और फॉल्स, दो ऑप्शन है। तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? किसी भी मटेरियल हो गया, कोई भी लिविंग टिश्यू हो गया, उसको भेदने की कितनी क्षमता है उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, भेदने की क्षमता। तो क्या एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है, भेदने की क्षमता है, वो क्या कम है? ये ठीक है, तो इसका जवाब होगा नहीं, इसकी भेदने की क्षमता कम नहीं है, इसकी भेदने की क्षमता बहुत ज्यादा है। एक्सरे बहुत ज्यादा क्षमता रखती है किसी भी मटेरियल को भेदने में। आप रख दीजिए उसके सामने कुछ, वो अच्छे से उसको पेनिट्रेट कर देती हैं एक्सरेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। इसका ये स्टेटमेंट गलत है कि इसकी लो पेनिट्रेटिंग पावर, नहीं, इसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाउ लॉन्ग डज एन एक्सरे एग्जामिनेशन यूजुअली टेक। एक्सरे एग्जामिनेशन में यूजुअली कितना टाइम लगता है? अब यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं, प्रोसीजर की बात नहीं हो रही। एक्सरे एग्जामिनेशन जो होता है नॉर्मल, जो यूजुअली जो एक्सरे एग्जामिनेशन होता है हमारा डेली रूटीन के जो एक्सरेज होते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, वो भी केवल एक एक्सरे एग्जामिनेशन की बात हो रही है, केवल एक। मतलब कि एपी है तो केवल एपी है, लेटरल है तो केवल लेटरल है। एक एक्सरे एग्जामिनेशन में हमें कितना टाइम लगता है? ऑप्शन हमारे हैं 15 मिनट, दूसरा है 30 मिनट, तीसरा है 1 मिनट और चौथा है 5 मिनट। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो एक्सरे हैं उसमें पोजीशन लगाना और उसका एक्सरे एक्सपोजर देना, मतलब कि शूट लेना, उसमें मैक्स टू मैक्स हमें 1 मिनट लगता है। अगर कोई भी एक्सपीरियंस्ड इंसान करेगा तो वहां पर मैक्स टू मैक्स उसको 1 मिनट लगता है पोजीशन लगाने में और उसको एक्सरे शूट करने में या फिर एक्सपोजर लेने में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट लगता है हमारी एक्सरे को एग्जामिन करने में। एक एक्सरे को एग्जामिन करने में यूजुअली हमें 1 मिनट लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन नॉट बी फोकस्ड बाय लेंस। इनमें से कौन कौन सी रे हैं जो लेंस से फोकस नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे गामा रे, दूसरा है एक्सरे, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए एक्सरे से लेंस से फोकस करना मतलब कि लेंस अगर रख दिया जाए और उससे एक ही जगह पे फोकस किया जाए किसी भी रे को, तो उसको बोलते हैं लेंस से फोकस करना। जैसे कि हम लाइट को कर सकते हैं लेंस से फोकस, पर जो हमारी गामा रे है और एक्सरे हैं उनको हम लेंस से कभी भी फोकस नहीं कर सकते, उनको हम कहीं भी फोकस नहीं कर सकते। वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, पर जो एक्सरेज अगर कहीं पर भी अगर वो इंटरेक्ट करती हैं तो वो वहां से उसका रूट चेंज कर सकती हैं, वो वहां पर लेंस से कभी भी फोकस नहीं होगी। हम चाहेंगे कि एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाए तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है हमारा वो सही हो जाता है, एक्सरे कभी भी लेंस से फोकस नहीं हो सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरे बीम डिपेंड्स ऑन। जो एक्सरे हैं उसकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, हमने अभी देखा है, पर जो पेनिट्रेशन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? एक्सरे बीम जो है उसकी कौन सी डिग्री के ऊपर जो हमारी पेनिट्रेशन पावर है वो डिपेंड करती है। ऐसा क्या होगा जिससे पेनिट्रेशन पावर है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है? तो
जो पहला ऑप्शन है क्वालिटी, क्या एक्सरे बीम की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है? बी ऑप्शन है हमारा क्वांटिटी, क्या एक्सरे बीम की क्वांटिटी के ऊपर? सी हो गया हमारा बोथ ए एंड बी, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। और चौथा हो गया हमारा नॉन ऑफ द अबव, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी होती है कि एक्सरेज जो है, अब एक्सरेज हेट्रोजिनस नेचर की होती है, मतलब अलग अलग नेचर की होती है, सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो कोई भी एक्सरे है उसकी क्वालिटी जो है अगर वो अच्छी होती है तो क्या वो पेनेट्रेशन पावर बढ़ जाएगी उसकी। दूसरा है क्वांटिटी, अगर एक्सरे की क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए, पहले जो एक्सरेज जो ट्रेवल कर रही थी वो कम थी, अगर एक्सरेज की क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए तो क्या पेनिट्रेशन पावर बढ़ सकती है। तीसरा हमें बोल रहा है कि क्या दोनों ही इसमें मैटर करती है, मतलब क्वालिटी भी बढ़ा दो और क्वांटिटी भी बढ़ा दो तो पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और चौथा है हमारा नॉन ऑफ द अबव, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां देखिए आपको जो क्वांटिटी होती है हमारी, क्वांटिटी कितनी भी ले ली हुई, पेनिट्रेशन पावर उससे नहीं बढ़ सकती। क्वांटिटी से कभी भी पेनिट्रेशन पावर नहीं बढ़ती है। आप जैसे देख लीजिए, अगर हम एमएस बढ़ाते हैं, एमएस अगर हम एक्सरे ट्यूब में बढ़ा देते हैं तो वहां पर जो हमारी एक्सरे हैं वो क्वालिटी अच्छी आती है, पर उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा नहीं होती है। पेनिट्रेशन पावर ज्यादा कब होगी? जब अगर हमने बढ़ाई और उसकी जो इमेज है वो ब्लैक होने लगी तो हमारी जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उसके जो टिश्यू है उससे नहीं रुकेगी, वहां पर ग्रे की जगह पे ब्लैक इमेजेस आने लगेगी। तो वहां पर जो हमारी क्वालिटी है वो ज्यादा हो जाती है, और जब क्वांटिटी है वो कम रहती है तो यहाँ पर ऐसे होता है। पेनिट्रेशन पावर जो रहती है हमारी वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, क्वांटिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो गलत है, यहाँ पर क्वालिटी पर डिपेंड होती है। ठीक है, जो एक्सरे की क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड होती है जो हमारी एक्सरेज है ना। एक्सरे बीम जो रहती है उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो क्वालिटी पर ही डिपेंड करेगी हमेशा। ठीक है, चलिए हमारा लेक्चर आज का यही खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस पढ़े हैं, अगले लेक्चर्स में भी हम 20-20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस अपन एक साथ में नहीं लेंगे, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब भी होगा हम क्वेश्चन को बढ़ाना अगर होगा तो हम बढ़ा देंगे। अभी 20 क्वेश्चन जो आज लिए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो हमारी प्रॉपर्टीज जो है एक्सरे की उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं खत्म कर देते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो हमारा लेक्चर है उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप जो पीडीएफ है वो भी ले सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। चलिए अभी आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं हम।